तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक दिन बाद फिर से बदस्तूर जारी है। कल आंखों में आई फ्लू हो गया था और दिक्कत ऐसी थी कि आंखें पूरी सूज गई थी, ना तो खुल रही थी, दर्द भी हो रहा था, चुभन भी थी। इस वजह से कहानी तो नहीं सुना पाया, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर किया था। जैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया तो आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया, इतनी दुआएं दी कि जो दर्द, जो तकलीफ़ थी, जैसे ही मैं सोया तो सुबह सुबह जब सो के उठा तो दर्द तकलीफ़ लगभग 70% तक कम हो गई थी। अब आप लोगों की दुआओं का ऐसा असर था कि 70% तक वो तकलीफ़ कम हुई, तो मुझे भी लगा कि 30% को सह लेना चाहिए और जो कहानी है वो सुना देनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त ज़रूर लगेगा। तो 3 से 4 दिन का वक्त अगर आपसे दूर रहूँगा तो कहीं ना कहीं आपने जो दुआएं दी, जो प्यार दिया, उसके साथ बेईमानी हो जाएगी। तो फिर आज जैसे तैसे करके कहानी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक शादी हुई थी साल 2009 में। ये जगह है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी। शादी हुई थी, जो दूल्हे राजा थे उनका नाम है अमरीश कुमार और जो उनकी धर्मपत्नी जी थी दीपिका। इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद फिर शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। ये घर पे आती हैं। आने के बाद जो दीपिका जी हैं वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मुझे पढ़ना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब अमरीश ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद खुश होते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम पढ़ो। उसके बाद वहाँ से अपने मायके से ये ग्रेजुएशन करके आई थी। उसके बाद फिर यहाँ से एमए की पढ़ाई करती हैं। एमए की पढ़ाई करती हैं। पढ़ने के बाद फिर एमए में अच्छा नंबर, पत्नी का भी हौसला बढ़ा, पति का भी हौसला बढ़ा। उसके बाद बीवी कहती है कि मुझे बीएड करना है। उसके बाद पति कहता है कि ठीक है, चूँकि पति को भी कहीं ना कहीं उम्मीदों की किरण दिख रही थी। उसके बाद वो अपनी पत्नी को जैसे तैसे करके बीएड करवाता है। अब बीएड में भी अच्छे नंबर। अब दोनों का और हौसला बढ़ा। अब हौसला तो बढ़ा, उसके बाद फिर बीवी ने कहा कि अब कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा दो। हो सकता है कि मैं कोई बढ़िया एग्ज़ाम अगर निकाल लूँ, चाहे वो एसडीएम का हो, चाहे कुछ और हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में परिवार की जो स्थिति परिस्थिति है वो बदल जाए। इसके बाद फिर कहता है कि ठीक है। अच्छा, कहने को तो कह दिया ठीक है, लेकिन परिवार की माली हालत तो ऐसी थी नहीं कि आप पढ़ो, हम चाहे जहाँ से खर्चे देंगे। अब पति बोलने को बोल चुका, लेकिन तैयारी करवाने के लिए पैसे ही नहीं, तो अब क्या करें। लेकिन उम्मीद के मन में किरण थी कि अगर ये निकल जाएगी, चूँकि एमए में भी अच्छा नंबर, उसके बाद बीएड में भी अच्छा नंबर, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो भी एग्ज़ाम ये देगी उसको क्वालिफाई कर लेगी, सरकारी ऑफिसर बन जाएगी, तो जो कर्जा या फिर जो कुछ होगा फ़ौरन अदा। फिर क्या था, जो घर की ज़मीन थी उस ज़मीन को ये जो अमरीश कुमार है वो बेच देता है। ज़मीन को बेच देता है। बेचने के बाद फिर बीवी की तैयारी करवाता है। संजोग से किस्मत साथ देती है। बीवी का जो चयन है यानी दीपिका का, वो लेखपाल के रूप में हो जाता है। अब दीपिका लेखपाल हो जाती है यानी सरकारी मुलाजिम। इसके बाद क्या था, अब घर की स्थिति बदल जानी चाहिए थी, परिवार में पैसे आ जाने चाहिए थे, जो ज़मीन बेची गई थी उसको दोबारा से अपने नाम करवा लेना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। हमको भी यही उम्मीद है, आपको भी यही उम्मीद है, लेकिन शायद दीपिका को इसकी उम्मीद नहीं थी और ना ही उसके पति को। दरअसल जैसे ही इसका चयन होता है लेखपाल के रूप में, फ़ौरन ही एक कंप्लेंट डाल देती है इसी के खिलाफ़ और कहती है कि ये जो अमरीश है मुझे लगातार टॉर्चर करता है, लगातार परेशान करता है, मारता है, पीटता है, इसलिए मुझे इससे तलाक चाहिए। यानी अगर आप साल से लेकर सारी चीज़ें अगर मैच कराएं तो जो कुछ एसडीएम ज्योति मौर्य वाले केस में हुआ वही सेम चीज़ इस केस में। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं। दीपिका कहती है कि मुझे मारते थे, पीटते थे, मैंने जो भी अपना पदवा, जो भी चीज़ें अपनी हासिल की हैं, ये सारी चीज़ें मैं मायके में रह के पढ़ाई करके हासिल की हूँ। इधर जो पति अमरीश है बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि देखिए कैसे मैंने ज़मीन बेची थी, उस पैसे का यहाँ पे फ़ीस भरा था, ये फ़ीस की रिसिप्ट है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब कोर्ट भी जब ये बात सुनती है तो कोर्ट के सामने भी जो जज भी होते हैं वो भी इंसान होते हैं, देश दुनिया की खबर रखते हैं। तो सेम उससे पहले ज्योति मौर्य वाला केस, उससे पहले कई ऐसे और केस। तो फिर तमाम चीज़ें जब कोर्ट ने और बाकी चीज़ों ने बारीकी से चेक की तो जो अंत में फ़ैसला दिया, ये फ़ैसला आया 26 जुलाई को, यानी अब से महज एक हफ्ते पहले फ़ैसला दिया कि ये जो आपका तलाक की अर्ज़ी है ये बेबुनियाद है। आपके पति ने आपके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं किया, आपके पति ने आपको कोई प्रताड़ित नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो आप बोल रही हो महज
पैसे पानी की वजह से बोल रही हैं और कहीं ना कहीं आपका अब जो पति है आपकी इस पदवी के आगे छोटा और फीका लग रहा, इसीलिए आप तलाक जा रही। तो कम से कम एक अच्छी खबर है कि एक पति को इंसाफ मिला और मुझे लगा ये कहानी आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में जो कातिल है, आमतौर पे हर कहानी में जो कातिल होता है वो सबूत मिटाता है, लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जिसका कत्ल हुआ उसने कत्ल होने से 1 साल पहले ही कत्ल का सबूत मिटा दिया। इसीलिए शायद इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझने में इतना वक्त लगा। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है हरिद्वार से, जिसे हरिद्वार जिसका अगर शाब्दिक अर्थ भी आप निकालें तो भगवान श्री हरि का वो दरवाज़ा है वहाँ के धाम तक जाने का, बैकुंठ जाने का। इसी हरिद्वार में एक कोतवाली लगती है, रानीपुर कोतवाली, और बात है 26 जुलाई, यानी जिस तारीख को ये फैसला आया था मैंने जो आपको शुरुआत में बताया उसी तारीख की। दरअसल 26 जुलाई को इसी रानीपुर कोतवाली के आसपास एक झाड़ी में एक कंकाल मिलता है। कंकाल के आसपास महिला के बाल थे, साथ ही जो कपड़े थे वो शरीर से एकदम चिपक गए थे, मांस तो गायब ही था, कपड़े भी लगभग सड़ चुके थे। बस पहचान इतनी ही हो सकती थी कि ये किसी इंसान का कंकाल है। साथ ही जो बाल और कपड़े थे उस हिसाब से ये पता चल गया ये किसी लड़की का कंकाल है। अब जैसे ही ये चीज़ आसपास के लोगों ने देखी तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस को फ़ोन गया तो फ़ौरन पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची। पहुँचने के बाद वहाँ पे सारे लोगों को हटाया, उसके बाद उस बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया। लेकिन जैसे ही बॉडी को कब्ज़े में लिया तो वहीं से सबसे पहले पुलिस वाले चौंकते हैं कि पुलिस वालों के जस्ट बगल एक कंकाल मिल रहा है। अब लाश मिले तो वहाँ पे एक आदमी सोच सकता है कि कोई ऐसा होगा जिसने कत्ल किया, कत्ल करके लाश फेंक दी, उसके बाद हमें लाश मिली, लेकिन कंकाल मिल रहा। अब कंकाल मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि जिसकी भी ये लाश है, जिसका भी ये कंकाल है, अगर इसकी नेचुरल डेथ हुई है तो भी बहुत दिन पहले हुई है, अगर इसका कत्ल हुआ है तो भी बहुत दिन पहले हुआ, और अगर इतने दिन पहले कत्ल हुआ है तो कातिल न जाने कहाँ चला गया होगा। और सवाल सबसे बड़ा ये था कि अगर इतने दिन पहले कत्ल हुआ तो अब तक ये लाश या फिर ये कंकाल हमसे छुपा कैसे रहा। बहरहाल सवाल कई सारे थे। जब आप कोई नहीं, पुलिस वाले उस कंकाल को अपने कब्जे में लेते हैं, लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद फिर यहीं से अब कवायद शुरू हुई कि ये बॉडी है किसकी, ये कंकाल किसका है। पुलिस वाले अपने सारे रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं कि कोई मिसिंग कंप्लेन वगैरह दर्ज तो नहीं है पिछले 1-2 महीने में, लेकिन बड़ी हैरानी की बात कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं दर्ज। उसके बाद जो रानीपुर कोतवाली थी उन्होंने एक तरह से फ़ोटो और जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन था इस डेड बॉडी के पास से जो भी डाटा बरामद हुआ था, यानी ये बॉडी किस हाल में थी, किस तरह के कपड़े थे, क्या उम्र रही होगी, सारी चीज़ें एक कागज़ पे नोट करके और सारे और अलग चीज़ें नोट करके अलग अलग थानों में सर्कुलेट कर देते हैं। सर्कुलेट करने के बाद ये उम्मीद थी कि जो बॉडी जिसके घर की गायब होगी, कम से कम कोई तो ऐसा होगा जिसने किसी थाने में कोई कंप्लेन दर्ज करवाई होगी। 26 तारीख को ये डेड बॉडी मिली, 26 तारीख को ही ये सारा काम कर दिया गया और 26 तारीख से ये पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे हैं, एक तरह से रास्ता देख रहे हैं कि जिसके घर का गायब होगा वो खुद आएगा चल के, हमारा काम आसान हो जाएगा। और सबसे पहले जब ये पता चल जाए कि किसके घर का कौन गायब है तो फिर कातिल को ढूंढना कोई बड़ा खेल नहीं। लेकिन यहाँ पे कहानी दूसरी थी। अगर किसी के घर का कोई गायब होता और उसके जानकारी में होता तो जितने दिन से गायब है अब तक न जाने कितनी बार वो थाने के चक्कर लगा दिया होता। अब ये चीज़ पुलिस वाले भी समझ रहे थे, लेकिन पुलिस वाले एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे थे कि एक बार फिर से चेक करते हैं, क्योंकि आमतौर पे अगर किसी के घर का कोई गायब होगा और जिस हिसाब से डेड बॉडी थी ऐसा लग रहा था कि महीनों पुरानी है, तो 1 महीने में अगर किसी भी थाने के अंदर ये घटना होगी कि किसी के घर का कोई गायब है तो कम से कम वो 50 चक्कर थाने के मार देगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई एक कंप्लेन तक नहीं। बहरहाल पुलिस वाले इस उम्मीद में बैठे रहे कि कोई आएगा जांच पड़ताल करेगा, कोई आएगा पूछताछ करेगा। इसी उम्मीद में 26 तारीख बीत गई, 27 तारीख की सुबह हो गई। 27 तारीख तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन थी उन चीज़ों के हिसाब से जो लड़की थी इसकी उम्र बामुश्किल 26 से 27 साल रही होगी। इसका जो कत्ल है वो गला घोंट के किया गया और ये जो डेड बॉडी है ये कम से कम 10 से 15 दिन पुरानी है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों ने फिर इस डिटेलिंग के आधार पर, इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर पूछताछ शुरू कर दिया कि किसी के घर की कोई लड़की ऐसी गायब है जिसकी उम्र 26-27 साल हो। इस एंगल पे भी जब पूछताछ की तो इस एंगल पे भी कुछ नहीं मिला।
अब जब 27 तारीख बीतने को हुई तब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मामला है हमारे पूरे ज़िले का ही ना हो। लिहाजा पुलिस वाले अलग अलग इंस्टाग्राम पेजेस पे, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अलग अलग फेसबुक पेजेस पे, ट्विटर हैंडल पे, अलग अलग जगहों पे इस डिस्क्रिप्शन को, साथ ही जो कपड़े पहने थे, जो डिटेलिंग थी, उन सारी चीज़ों को वायरल करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। साथ ही कहते हैं कि अगर किसी के घर की कोई लड़की गायब हो तो एक बार आए और हमसे एक बार पहचान जरूर करवा लें। अब ये प्रयास भी पुलिस वाले करके देख लेते हैं कि उस उम्मीद में कि यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन संजोग से यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस वाले क्या करें? 28 तारीख आ गई, 28 तारीख तक पुलिस वालों के हाथ खाली। तो फिर पुलिस वालों के मन में एक बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़की गायब है इसको इसके ही परिवार वालों ने मारा हो। आमतौर पे अगर किसी के परिवार वालों ने ही किसी को मारा हो तो फिर वो कंप्लेन क्यों दर्ज कराएंगे, और जब कंप्लेन दर्ज नहीं कराएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? फिर क्या था, पुलिस वाले अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के साथ साथ ये भी पता करते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसके अगल बगल की कोई लड़की गायब हो और परिवार वाले कुछ बोल ना रहे हो या फिर परिवार वाले छुपा रहे हो। पुलिस वालों को लगा कि कम से कम ये तरीका तो काम आना चाहिए। पुलिस वाले इस तरीके पे भी काम करते हैं। एक दिन और गुजर जाता है, लेकिन फिर पुलिस वालों के हाथ खाली। 26 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक पुलिस वाले अपने सारे घोड़े खोल चुके थे, अपना सारा तरीका अपना चुके थे, अपना सारा हाथ पांव मार चुके थे। जहाँ ये डेड बॉडी मिली थी वहाँ के लोगों से पूछताछ कर चुके थे, वहाँ के आसपास के कैमरों को खंगाल चुके थे, वहाँ पे आने जाने वाले लोगों से उठा के पूछताछ कर चुके थे। 3 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन पुलिस वालों के पास सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं थी। 3 दिन बीत गए, पुलिस वालों के पास कुछ भी नहीं। पुलिस वाले एकदम हैरान परेशान। लेकिन इसी बीच जैसे ही 30 तारीख आती है, यानी 30 जुलाई को एक शख्स आता है जिसका नाम था राम प्रसाद। ये शख्स थाने में आता है। आने के बाद कहता है कि साहब, जो लड़की गायब हुई है, यानी जिसकी डेड बॉडी मिली है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी हो सकती है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों की आंखों में रोशनी की एक किरण। फ़ौरन कहते हैं कि आपकी बेटी क्या पहन के गायब हुई थी, क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या एज रही होगी, उसकी तस्वीर दिखाइए। तमाम तरह के सवाल, पुलिस वाले तमाम तरह के सवाल पूछते हैं। ये जो राम प्रसाद था सिलसिलेवार तरीके से तमाम तरह के जवाब देता है, बेटी की फ़ोटो दिखाता है। उसके बाद बेटी की डेड बॉडी जो रखी थी उसको ले जाके जो ये राम प्रसाद था उसको दिखाया जाता है। राम प्रसाद जैसी बॉडी देखता है, देखने के बाद बेचारा फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि साहब, यही मेरी बेटी है। अब जैसे ही ये कहता है तो पहले तो बॉडी उसके हवाले कर दी जाती है, क्योंकि इतनी पुरानी थी कि पहले तो अंतिम संस्कार करवाना था। उसके बाद बॉडी को लेके अपने घर आता है। आने के बाद अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार होने के बाद फिर अब पूछताछ और जांच पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले राम प्रसाद से पूछा गया कि आपकी बेटी का कत्ल कौन कर सकता है। ये सवाल जब पूछा गया तो राम प्रसाद एकदम चुप, कहता है कि साहब, मुझे क्या पता, मेरी बेटी की तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं। इसके बाद फिर पूछा गया कि बैकग्राउंड क्या है, आपकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, या फिर किसी से कोई पुराना झगड़ा, कोई पुराना विवाद। जब ये सवाल पिता से पूछा गया तो पिता फिर कहता है कि नहीं साहब, हमारी बेटी का किसी से कोई विवाद नहीं। इसके बाद फिर ये पूछा जाता है कि आपका किसी से तो कोई झगड़ा नहीं था। अब जब ये सवाल पूछा गया तो राम प्रसाद फिर कहता है कि नहीं साहब, कोई झगड़ा नहीं था। अब जब सारे सवालों के जवाब ना में ही मिल रहे थे तो पुलिस वाले भी एक तरह से परेशान हो रहे थे कि पहले तो यही मुश्किल था कि लड़की कौन है ये पता करना। अब ये मुश्किल हो गया कि मारा किसने, कातिल कौन है। हमें तो उम्मीद थी कि परिवार वाले कुछ किसी पे डाउट करेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई डिटेल नहीं। अंत में जब ये पूछा गया कि ये लड़की कब से गायब है तो फिर बताया जाता है कि 11 जुलाई से ही गायब है, यानी फिर ये मान लिया गया कि इसका कत्ल 11 जुलाई से ही हुआ। तो जब पिता के पास से कोई जवाब नहीं मिला तो फिर पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, इस लड़की की कुंडली खंगालते हैं। इसके बाद इस लड़की के जितने दोस्त थे उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद फिर जब दोस्तों से पूछताछ की गई तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं। इसके बाद फिर ये पूछा गया कि ये लड़की करती क्या थी, इसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, यानी इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं। तो जब इसके बारे में पूछा गया तो पता चला कि इस लड़की की अभी मार्च महीने में सगाई हुई थी, कुछ दिनों बाद इसकी शादी होनी थी। इसके बाद जब ये पता चला तो फिर ये पता किया जाने लगा कहीं किसी से कोई बॉयफ्रेंड या फिर प्यार वगैरह का कोई मैटर नहीं।
जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि नहीं, ये लड़की तो काफ़ी टाइम से सिंगल है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब जब तमाम तरह की कोशिशें पुलिस वाले करके थक जाते हैं, कहीं से कुछ पता नहीं चलता, पुलिस वाले एकदम हैरान थे। तभी उनके दिमाग में आता है कि काम करते हैं, इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। अब जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो कॉल डिटेल में लगभग सैकड़ों नंबर मिले। अब पुलिस वाले जितने नंबर मिले थे उनसे पूछताछ करते हैं। किसी से पूछताछ करते तो वो उनका दोस्त निकलता, किसी से पूछताछ करते तो वो सगा संबंधी निकलता। एक नंबर ऐसा भी निकला जिससे बार बार बात हो रही थी। जब बार बार बात वाला नंबर मिला तो पुलिस वालों को कुछ खुशी हुई कि चलो इस नंबर से कुछ डिटेल निकलेगा। इस नंबर के बारे में जब पिता से पूछा गया तो पिता बताते हैं कि यही तो वो शख्स है जिससे इसकी शादी तय हुई है। अब शादीशुदा जिंदगी होने वाली है तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे। अब पुलिस वाले परिवार से यहाँ तक पूछते हैं कि क्या आपकी लड़की इस शादी से खुश थी या नहीं थी। उसके बाद फिर बाकायदा पिता बताता है, साथ ही सगाई की कुछ वीडियोस भी दिखा देता है कि हमारी लड़की तो इतना खुश है, उधर वो लड़का भी खुश है। यानी कॉल डिटेल खंगाल ली, परिवार वालों से पूछताछ कर ली, सारे दोस्तों से पूछताछ कर ली, जहाँ शादी होने वाली तो वहाँ भी जाके थोड़ी बहुत तफ्तीश कर ली। कहीं से भी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस वालों के हाथ खाली थे, न सबूत, न सुराग, न कुछ। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले जब कर ही रहे थे, इसी बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और उम्मीद की किरण भी पुलिस वालों की एक बहुत ज़हीन दिमागिता का ही नतीजा था। दरअसल पुलिस वाले जब कॉल डिटेल खंगालने की कोशिश करते हैं, पहले तो 1 महीने की निकालते हैं, उसके बाद फिर ये होता है कि चलो 2 महीने पुरानी कुछ देख लेते हैं, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 5 महीने, फिर 6 महीने। 6 महीने पुरानी जब कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले तो वो रिकॉर्ड में नहीं थी, तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है कि 6 महीने पुरानी कॉल डिटेल ना निकलती हो। लेकिन यहीं से एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ पता चली, और वो चीज़ ये थी, इस लड़की का जो नंबर था 6 महीने पहले ही चेंज हुआ है। यानी साल 2022 में ये लड़की कोई और नंबर चलाती थी। अब जैसे ही ये बात पता चली तो पुलिस वालों को कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि काम करते हैं, पुराने नंबर को भी एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर साल 2022 में जो नंबर था, पहले तो उसको पता किया गया कि ये कौन सा नंबर था। बहरहाल वो नंबर परिवार वालों से मिल गया। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने जब उस नंबर की कॉल डिटेल खंगाली तो उस नंबर पे एक ऐसा नंबर मिला जिस पे बहुत बार कॉल हुई थी, और वो नंबर ऐसा था जो इस साल 2023 वाले नंबर से अलग था। यानी साल 2023 में किसी और नंबर से कॉल हुई थी ज़्यादा बार, और साल 2022 में किसी और नंबर पे। फ़ौरन पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल को निकालते हैं तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी पुनीत नाम के शख्स का है। इसके बाद ये पता किया जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला है, ताकि इससे पूछताछ हो सके। तो जब पता किया गया तो पता चला कि ये जो नंबर है ये बिजनौर में रहने वाले किसी शख्स का है। अब एक लड़का जो बिजनौर का है, लड़की जो यहाँ की है, तो फिर दोनों में कनेक्शन क्या है? इसके बारे में जब पिता से पूछा गया तो पिता कुछ भी बताने से इनकार, कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता ये लड़का कौन है। इसके बाद पुलिस वाले अब इस लड़की की कुंडली खंगालते हैं, आसपास के लोगों से भी पूछते हैं तो किसी को नहीं पता था। इसीलिए पुलिस वाले अब इस शख्स से खुद ही जाके मिलते हैं। मिलने के बाद इससे जब पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में कुछ ऐसी बातें ये बताता है, इसके बोलने का तरीका, इसके हाथ हिलाने का अंदाज, इसकी आंखों का लहजा, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के मन में डाउट पैदा कर रही थी। पुलिस वालों की नज़रें वैसे भी पार की होती हैं, फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये ज़रूर ये कुछ छुपा रहा है। उसके बाद इस शख्स को उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं, लाने के बाद अब इससे जब तबीयत से पूछताछ करते हैं तो तबीयत से पूछताछ करने के बाद ये शख्स अपना मुंह भी खोलता है, अपना एक बाले जुर्म भी खोलता है, साथ ही पूरी कहानी बयां करता है। और इस कहानी के हिसाब से ये जो लड़की थी जिसका नाम था रबीना जिस जगह पे काम करने जाती है वो जगह सिडकुल में ही थी। सिडकुल में वो काम करने आती है। अब ये काम करती थी, काम इसको एक बॉस के अंतर्गत करना था जो इसका सुपरवाइज़र भी था, और इसी शख्स का नाम पुनीत था। अब पुनीत के अंदर ये काम कर रही, कई बार ऐसा होता कि ये गलती करती, पुनीत माफ़ कर देता, कई बार इसकी गलतियों पे पुनीत पर्दा डालता। नतीजा ये हुआ कि पुनीत और ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। नज़दीक आने के बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे बढ़ी तो धीरे धीरे प्यार हो गया। अब प्यार आगे बढ़ा तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब सारी चीज़ें इन दोनों के बीच तक तो ठीक थी, लेकिन जब दोनों के ऊपर से एक तरह से प्यार का भूत उतरा, यानी कुछ टाइम बाद ये दोनों का प्यार एक सिचुएशन पे आया कि हाँ अब देश दुनिया को भी देख लेते हैं, परिवार की भी मनोस्थिति जान लेते हैं। तो फिर जब ये जानने की इन दोनों ने कोशिश की तो पता चला कि हम दोनों तो अलग अलग जाति के हैं,
और अलग अलग जाति में विवाह तो अब संभव नहीं है, न तुम्हारे पिता मानेंगे न मेरे पिता। अब जब ये चीज़ें हो गई तो लड़की का भी दिल टूट गया, लड़के का भी दिल टूट गया। बहरहाल इन दोनों की उम्र भी हो चली थी। तो इधर पुनीत का भी रिश्ता देखा जा रहा था, इधर रबीना का भी रिश्ता परिवार वाले देख रहे थे। संजोग से पुनीत का भी रिश्ता हो गया तय, इधर रबीना का भी तय हो गया। फरवरी में पुनीत की शादी हो गई, इधर मार्च महीने में रबीना का किसी से एंगेजमेंट हो गया। अब खुद की शादी हो गई तो ठीक था, लेकिन अब जैसे ही रबीना का एंगेजमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं उसे लगा कि मेरी जो प्रेम क्या है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो तो किसी और की हो जाएगी। अब जैसे ये ख्याल दिमाग में आया तो गुस्से के साथ हुए आसमान को फाड़ के उसका गुस्सा निकल गया। अब क्या करे। इसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि अब एक काम करो, तुम उस लड़के को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अब जैसे ये बात रबीना सुनती है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिसंबर में ही ये कहासुनी शुरू हो गई थी। तो पहले तो रबीना ने अपना नंबर बदल दिया, इस उम्मीद में कि नंबर नहीं रहेगा तो ये परेशान नहीं करेगा। अच्छा, कुछ टाइम तक नंबर नहीं था तो ये परेशान नहीं कर पा रहा था, लेकिन काम तो एक ही जगह करना था, नौकरी अच्छी खासी थी, दोनों नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए एक अंत में जब कहासुनी लगातार बढ़ती रही, पुनीत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि रबीना किसी और की हो गई है। तो फिर अंत में 11 जुलाई को रबीना से पुनीत कहता है कि काम करो, तुम आखिरी बार मुझसे मिल लो, आखिरी बार मुझसे मिल लो, मुझसे बातचीत कर लो, प्यार से तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूँगा, उसके बाद तुम अपने ससुराल चली जाना। मेरी बीबी है, मैं भी उसको अपनी बीबी मान लूँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही अधूरा रहूँगा। रबीना को भी लगा कि चलो ठीक है, इतने साल का रिलेशनशिप है, अब एक बार ना मिलके इसको क्यों कलंकित करना। और कहीं ना कहीं ये रबीना की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल ये प्लान कुछ और ही करके आया था। रबीना इसकी बातों को मानती है, मानने के बाद उसकी बाइक पे बैठती है, बैठने के बाद अब अपने प्लान के तहत ये जो पुनीत था रबीना को लेके जाता है। जाने के बाद एक सुनसान झाड़ी के पास बाइक को रोकता है। रोकने के बाद अब कहासुनी स्टार्ट हो गई और इसके दिमाग में पहले ही शैतान सवार था। यह फौरन ही रबीना के ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद उसके गले को दबा के तब तक दबाता रहता है जब तक रबीना की दम घुटने से मौत नहीं हो जाती। अब रबीना के दम घुटने से मौत हो गई। मौत होने के बाद फ़ौरन उस डेड बॉडी को वहाँ पे छोड़ता है। छोड़ने के बाद वहाँ से 9 तो 11। अच्छा, आलम यह था कि इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म हुए सबकी नज़रों में 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए, तो किसी को ध्यान भी नहीं था, ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। जो लोग जानते थे उनको ध्यान भी नहीं था कि ऐसा कुछ पुनीत भी कर सकता है। इसीलिए पूरे उस इन्वेस्टिगेशन में किसी ने पुनीत का जिक्र तक नहीं किया। और जो नंबर, जो बातें होती थी वो पुराने नंबर पे थी, तो नए नंबर पे उसका कोई अंश या फिर कोई डिटेल मिली नहीं, तो पुलिस वालों को भी शक नहीं हुआ। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पहेली एक अनसुलझे मर्डर केस से अंत में बहुत जहीन दिमागिता के साथ ही सुलझी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी या बातें हैं। अच्छा, कल का कोई सवाल भी नहीं था, माफ़ कीजिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे